दोस्तों, अगर चीन जैसे दुनिया के सबसे बड़े बाजार में अमेरिकी कंपनियों की पकड़ लगातार कमजोर हो रही है तो सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि स्टारबक्स या टेस्ला की बिक्री क्यों गिर गई। असली सवाल यह है कि क्या चीन के ग्राहक अब हमेशा के लिए अपने घरेलू ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं। एक समय था जब चीन में स्टारबक्स की कॉफी, आईफोन और टेस्ला जैसी चीजें स्टेटस सिंबल मानी जाती थी। विदेशी ब्रांड्स इस्तेमाल करना आधुनिक और सफल होने की निशानी समझा जाता था, लेकिन 2026 में तस्वीर काफी बदल चुकी है। अब BYD, हुआई, Xiaomi और लुकिन कॉफी जैसी चीनी कंपनियां अपने ही बाजार में अमेरिकी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही है। सबसे पहले बात स्टारबक्स की। कंपनी ने 1999 में चीन में कदम रखा था। उस समय चीन में चाय का दबदबा था और कॉफी का बाजार बहुत छोटा था, लेकिन स्टारबक्स ने धीरे धीरे चीन के बड़े शहरों में अपनी मजबूत पहचान बना ली। कई सालों तक इसे प्रीमियम कॉफी ब्रांड माना गया, लेकिन अब स्टारबक्स की चीन में बिक्री पर दबाव बढ़ रहा है। कंपनी की बिक्री में कई तिमाहियों में 2 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है और वह अपने चीन कारोबार में स्थानीय निवेशकों को हिस्सेदारी बेचने जैसे विकल्पों पर भी विचार कर रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह लुकिन कॉफी जैसी घरेलू कंपनियां हैं। लुकिन के चीन में स्टारबक्स से करीब 3 गुना ज्यादा स्टोर बताए जाते हैं और इसकी कीमत भी काफी कम है, यानी चीनी ग्राहक को कम पैसे में स्थानीय ब्रांड मिल रहा है जिसकी क्वालिटी भी उसे पसंद आ रही है। अब टेस्ला को देखिए। कुछ साल पहले चीन में इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में टेस्ला का बड़ा दबदबा था, लेकिन अब BYD, Xiaomi, NIO और XPeng जैसी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही है। 2026 की पहली छमाही में चीन में बनी टेस्ला कारों की घरेलू बिक्री करीब 40% गिरने की बात सामने आई। टेस्ला की परेशानी सिर्फ कीमत की नहीं, चीनी कंपनियां लगातार नए मॉडल, बेहतर फीचर्स और नई तकनीक लेकर आ रही है। वहीं टेस्ला के मॉडल 3 और मॉडल Y में लंबे समय से बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा इलॉन मस्क की अमेरिकी राजनीति से जुड़ी गतिविधियों ने भी चीन में टेस्ला की छवि को प्रभावित किया। स्मार्टफोन बाजार में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हुआई पर अमेरिका ने 2019 के बाद कड़े तकनीकी प्रतिबंध लगाए थे। इसके बावजूद हुआई ने अपनी तकनीक विकसित करने पर जोर दिया और अब वह चीन में फिर से मजबूत हो रहा है। हुआई के स्मार्टफोन शिपमेंट में एक साल में 19.4% की बढ़ोतरी बताई गई, जबकि चीन का कुल स्मार्टफोन बाजार सिकुड़ रहा था। इसका मतलब है कि ग्राहक सिर्फ इसलिए हुआई नहीं खरीद रहे कि चीनी कंपनी है, बल्कि इसलिए भी खरीद रहे हैं क्योंकि इसके प्रोडक्ट अब काफी मजबूत हो चुके हैं। AI तकनीक भी इस बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चीन में डीप सीक जैसे AI मॉडल तेजी से लोकप्रिय हुए हैं और स्थानीय कंपनियां उन्हें अपने डिवाइस में शामिल कर रही है। दूसरी तरफ एप्पल को चीन में अपनी कुछ AI सुविधाएं उपलब्ध कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अगर किसी ग्राहक को स्थानीय फोन में ऐसी सुविधा मिल रही है जो उसके आईफोन में उपलब्ध नहीं है, तो उसकी पसंद बदलना स्वाभाविक है। इस बदलाव की जड़ें 2018 के अमेरिका चीन व्यापार युद्ध तक जाती है। दोनों देशों के बीच टैरिफ प्रतिबंध और राजनीतिक तनाव बढ़ने के साथ चीन में घरेलू कंपनियों को समर्थन देने की भावना भी मजबूत हुई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि चीनी कंपनियां खुद इतनी मजबूत हो गई हैं कि लोगों के पास विदेशी ब्रांड छोड़ने के लिए अच्छे विकल्प मौजूद हो गए। 2021 में H&M, नाइकी और एडिडास जैसे ब्रांड्स को चीन में बहिष्कार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस समय स्थानीय विकल्प हर क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के बराबर नहीं थे। आज स्थिति अलग है। इलेक्ट्रिक कारों से लेकर स्मार्टफोन, कॉफी और इलेक्ट्रॉनिक्स तक चीन के पास मजबूत घरेलू कंपनियां मौजूद है। जनरल मोटर्स भी इसका उदाहरण है। कभी चीन GM का सबसे बड़ा बाजार था, लेकिन घरेलू इलेक्ट्रिक कार कंपनियों की बढ़ती ताकत के कारण GM को चीन में अपना कारोबार और साझेदारी के ढांचे में बदलाव करना पड़ा। फोर्ड और नाइकी और कई दूसरे अमेरिकी ब्रांड भी इसी तरह की चुनौती का सामना कर रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। BYD, Xiaomi और हुआई जैसी कंपनियां अब दूसरे देशों में भी तेजी से विस्तार कर रही है। BYD की विदेशों में बिक्री 2026 में करीब 70% बढ़ने की बात सामने आई है, यानी चीनी कंपनियां अब सिर्फ अपने बाजार में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों को चुनौती दे रही है। इसके पीछे चीन का मजबूत होता टेक्नोलॉजी और टैलेंट सिस्टम भी है। घरेलू कंपनियों को ज्यादा ग्राहक और पैसा मिलने से वे रिसर्च और नए प्रोडक्ट पर ज्यादा खर्च कर पा रहे हैं। इससे इंजीनियर और युवा प्रतिभाएं भी इन कंपनियों की तरफ जा रही है। लंबे समय में ये चीनी कंपनियों को और मजबूत बना सकती है। हालांकि ये कहना गलत होगा कि चीन में हर अमेरिकी कंपनी असफल हो रही है। एप्पल इसका बड़ा उदाहरण है। 2026 की दूसरी तिमाही में चीन में आईफोन की बिक्री करीब 24.4% बढ़ने की बात सामने आई है। यानी अगर प्रोडक्ट मजबूत हो, कीमत सही हो और कंपनी स्थानीय जरूरतों को समझे तो विदेशी ब्रांड आज भी चीन में सफल हो सकता है।
हालांकि आज चीनी ग्राहकों के पास अपने देश की ऐसी कंपनियां हैं जो कीमत, तकनीक और क्वालिटी में विदेशी ब्रांड्स को सीधे चुनौती दे रही है। एक बार ग्राहक टेस्ला से BYD, आईफोन से हुआवे या स्टारबक्स से लुकिन पर जाता है और उसे स्थानीय विकल्प अच्छा लगता है तो उसे वापस लाना आसान नहीं होगा। यही अमेरिकी कंपनियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। व्यापार युद्ध खत्म हो सकता है और टैरिफ कम हो सकते हैं, लेकिन ग्राहक की पसंद बदलना काफी मुश्किल होता है। हालांकि इस टैरिफ युद्ध के समय जिस तरह से चीन ने अपने देश में एक इस तरह का इकोसिस्टम बनाया और लोगों ने भी विदेशी ब्रांड्स को बॉयकॉट किया, इसी तरह के इकोसिस्टम की जरूरत भारत के अंदर भी है। हमें चीन की इस विदेश नीति से सीखना चाहिए। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।